देश ने एक नई संसद आज पा ली है। पुरानी संसद की इमारत पुरानी हो गई, तो एक नई इमारत आज बना दी गई और उसमें आज पहली बैठक देश के संसद की सांसदों की यहां पर चली है। तो इस पहली बैठक में बहुत सारे काम हुए। सबसे पहले स्पीकर के भाषण के साथ प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण देने से में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये। नारी की शक्ति का वंदन करते हुए अब ये देश अपनी महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए 33% महिला आरक्षण को अब लागू करेगा और अपील करते हैं भारत के प्रधानमंत्री कि भाई बेटियों, माताओं, बहनों को बराबरी का हक देने के लिए सर्वसम्मति से पास कर दिया जाए। बहुत सारा काम, मैं इतना महान काम करने के लिए मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे बनाया है। अब आइए देखिए मैं कैसे बताता हूं कि ये महान काम नहीं, कितना विध्वंसकारी काम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसके पूरे विश्लेषण को आप समझें। पहली चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं और आप भी एक बार विचार करिए, क्या गरीब होना कोई एक पहचान है क्या? यानी देश के सारे गरीब एक जैसे हैं क्या? क्या इस देश के सारे बेरोजगार एक जैसे हैं क्या? क्या इस देश के सारे पुरुष एक जैसे हैं क्या? और अगर ये सारे एक जैसे नहीं हैं, तो देश की हर महिला एक जैसी होगी, यह कैसे सोच लिया गया? क्या सारे पुरुषों को घोड़ी चढ़ने के समय उतार कर मारा जाता है? क्या सारे पुरुषों के बच्चों को स्कूल में मुसलमानों को वहां भेज देना चाहिए कह के पिटवाया जाता है? क्या मटका छू लेने से पीटा जाता है? इस पर विचार करिएगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी लीनियर नहीं होती, मिक्स होती है। एक गरीब पुरुष अगर जाति से दलित है, आदिवासी है, तो गरीबी के साथ साथ उसके ऊपर उसकी जाति और उसका वर्ण भी शोषण करने के लिए हावी हो जाता है। तो आपने ये कैसे मान लिया कि महिला होना एक पहचान का होना है? क्या सारी महिलाएं देश की एक जैसी हैं? कोई भी आज का नागरिक, देश का कोई भी नागरिक क्या महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने की स्थिति में है? नहीं। हम महिला आरक्षण अधिनियम का समर्थन करते, लेकिन महिला का मतलब क्या, हम यहां से सवाल पूछते हैं। क्या देश की सारी महिलाएं एक जैसी हैं? और अगर नहीं है, तो ये 33% महिलाओं का आरक्षण, इसका लाभ इस देश की कौन सी महिला लेगी? इसको, इस देश को समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इनको तरक्की देना चाहते हैं, इनको पूरे देश में बड़ा हक दें, देश में दुनिया में नाम करे, G20 को याद कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। अर्जुन राम मेघवाल ने आज के जब ये बिल टेबल कर रहे थे, महिला आरक्षण बिल, तो वो एक आंकड़ा दे रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। वो कह रहे हैं कि आज महिलाएं, संसद में महिलाएं 82 हैं और जब ये बिल पास हो जाएगा तो 181 हो जाएंगी महिलाएं। हमने भी रिसर्च किया तो हमने देखा कि पहली बैठक जो हुई थी, पहला लोकसभा था, उसमें 4.50% महिलाएं थी और 17वीं लोकसभा में 14.6% महिलाएं हैं। महिलाओं की आबादी बढ़ रही, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितना होना चाहिए। अगर 50% देश की महिलाएं, तो 50% देश के सदन में देश चलाने के लिए इस देश की महिलाओं को होना चाहिए। इस बात से कोई ना इत्तेफाकी रखने वाला हो ही नहीं सकता। आप आधुनिक राष्ट्र, आप आधुनिक समाज तब तक बन ही नहीं सकते जब तक आप महिलाओं को बराबरी का हक न दें। फिर पेच कहां फंस रहा है और मैं क्यों इस पूरे अधिनियम को खतरनाक अधिनियम कह रहा हूं? मैं इसलिए इस पूरे अधिनियम को खतरनाक अधिनियम कह रहा हूं क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक, 128वां संविधान संशोधन विधेयक साफ तौर पर कहता है कि 33% महिलाओं के आरक्षण में कोई भी कोटा नहीं होगा। और यहां आपको पूरा ठहर कर सोचने की जरूरत है। उस अधिनियम में अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, अमेंडमेंट में कैसे 298 से लेकर के बाकी अधिनियम बता रहे हैं। पहली सबसे बड़ी साजिश, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, ध्यान से समझिएगा इस पेज को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 15% एंड 7.5% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिला हुआ है, देश की संसद में। और उसमें कई बार भगवतिया देवी भी चुनकर आई।
ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी इस देश में फूलन देवी लड़ते हुए, इस देश में शोषण, अन्याय, अत्याचार को सहते हुए देश के सबसे बड़े सदन तक पहुंचती हैं और अपनी आवाज बुलंद करती हैं। लेकिन खेल क्या हुआ है महिला आरक्षण विधेयक में? एससी और एसटी के कोटे के भीतर ही 33% आरक्षण दे दिया गया। यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आरक्षित सीटें थी 22.5%, आपने उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। सबसे बड़ा खेल समझिए, देश में 2013 से 2023 तक जो आरएसएस पूरे देश को कहता है कि हम हिंदू पहचान के तहत हैं, हम जाति नहीं मानते, उनके बीच से जब कोई व्यक्ति ये बनता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो वो जाति की बात करता है और जाति को लेकर के वो कहता है कि हम ओबीसी मां के बेटे हैं। और इस 33% रिजर्वेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो ये जो 33% रिजर्वेशन है, यह तो सारा रिजर्वेशन ओपन हो गया और आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उनके 15% और 7.5% के भीतर महिलाओं को शामिल कर दिया। यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं होंगी, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपने कोटे पर ही आएंगी जो ओवरऑल कोटा मिला हुआ है। तो ये 33% में कौन सी महिला आएगी? आएंगे, उस तर्क पे भी आएंगे। थोड़ा सोचिएगा, ठहरिएगा, मैं भी आपके साथ सोचने की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो ओपन है। ये वैसे ही ओपन है जैसे देश के विश्वविद्यालयों में, ध्यान से कह रहा हूं, देश के लोगों मेरी बात याद करके सुनो और जरा गांव-गांव जाके एक बार अपना सैंपल सर्वे ले लो ना। जिस भी नौकरी में देश में केवल इंटरव्यू पर अपॉइंटमेंट होते हैं, उन नौकरियों में यूआर की पोस्ट पर, यानी जो अनारक्षित सीट है, उस पर किन को नौकरी मिलती है, जाकर जरा एक बार सर्वे करके देखिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में यूआर की पोस्ट, जो अनरिजर्व पोस्ट होती है, जिसमें ओपन है, वो कोई भी आ सकता है, उस ओपन सीट पर 99.99% केवल सवर्ण लोगों के अपॉइंटमेंट होते हैं। अपवाद में किसी ने अपने प्रोफेसर से सेटिंग बना ली, कोई प्रोफेसर अपने रिसर्च स्कॉलर को कर लिया, या अपवाद में कहीं जस्टिस के तहत कर दिया गया, तो आप उसमें कह रहे हैं कि कोटा ओपन है 33%, और आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भीतर कोटे के 33% रिजर्वेशन दे दिया। एक खतरा सबसे बड़ा देश के सामने ये है। अब मैं दूसरा आंकड़ा देता हूं, इससे भी आप समझिएगा। कल देश के प्रधानमंत्री ने पुरानी वाली संसद से एक बात कही। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आज तक आजाद भारत में, इस देश में 7,500 सांसद चुने गए, जिनमें से 650 महिलाएं थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, महिलाएं नहीं है, और देश आधुनिक तब तक नहीं बन सकता, सबका देश तब तक नहीं बन सकता, जब तक इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन न मिले, हिस्सेदारी न मिले, प्रतिनिधित्व न मिले। इसमें कोई दो राय नहीं किसी को। लेकिन जब मैंने उसका सर्वे किया तो पता चला 2 से 2.5% महिलाएं उन 650 में से जो अब तक सांसद बन चुकी हैं, केवल 2 से 2.5% महिलाएं। यानी 650 में से मुश्किल से 10, 15, 20 होंगी। तो बाकी महिलाएं कौन है? वही जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जमीन पर ऊपर हैं, वो सवर्ण हैं, वो शिक्षित हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो शहरों में रहती हैं, और 33% आरक्षण केवल उन महिलाओं के लिए प्रकारांतर से रिजर्व कर दिया गया है। अपवाद में 2-4 लोग आते रहेंगे, एससी एसटी के, ओबीसी के, अपवाद में, और उनको ही मंत्री बना करके आगे कर दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति दलित बना दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति आदिवासी महिला बना दी जाती हैं, और संसद के नए भवन के उद्घाटन में पूरे जगह पर कहीं आपको द्रौपदी मुर्मू जी नहीं नजर आई। ये क्या है? वो राष्ट्रपति किस चीज के लिए बनाई गई थी, और किस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने कहा था कि हमने पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आपने संसद तक में नहीं बुलाया उन्हें। इस पर विचार करिएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, 650 में से अगर 2.5% महिलाएं एससी एसटी ओबीसी की आई,
तो ओपन फॉर ऑल था ना, तो बाकी महिलाएं क्यों नहीं आ पाई? और कोटा विद इन कोटा, इसकी लड़ाई इस देश में समाजवादी आंदोलन के नेताओं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने लड़ी थी। कोटा विद इन कोटा। और वो उनको बदनाम किया गया इस देश में टेलीविजन, मीडिया और तमाम जगहों पर बैठ करके, और कहा गया कि ये थ्री यादवाज, ये जो सामंती हैं, ये जातिवादी हैं, ये महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। थ्री यादवाज, क्या बोला था शरद यादव ने? तुम 33% रिजर्वेशन क्यों कर रहे हो? तुम 50% रिजर्वेशन इस देश में लागू करो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन इस 50% रिजर्वेशन में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। इस बात से किसको ना इत्तेफाकी है, जरा एक बार सोच के बताइए। यह है कोटा विद इन कोटा की पूरी लड़ाई। एक महिला शहर में शिक्षित, अमीर घर में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड सब कुछ लिए हुए है शहरों में, तो महिला के नाम पर केवल सुषमा स्वराज, वृंदा करात, नजमा हेपतुल्ला क्यों दिखें? महिला के प्रतिनिधि अगर बनाना है तो आपको भगवतिया देवी और फूलन देवी क्यों नहीं नजर आती? और अगली बार कोई भगवतिया देवी और फूलन देवी इस सदन में आ पाए, इसके लिए क्यों नहीं ये कोटा विद इन कोटा किया गया? ये सबसे बड़ा खतरा इस पूरी बिल में है। और 33% को केवल ओपन छोड़ दिया गया। ट्रोल बैठ करके बीजेपी वाले ये केवल कह रहे हैं कब तक रिजर्वेशन लोगे, कब तक एससी, एसटी, ओबीसी करोगे। अरे तुमको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर 650 सांसद महिलाएं अब तक अमृत काल में 75 साल में चुनी गई हैं, तो केवल 2.5% एससी, एसटी, ओबीसी क्यों है? और अगर ज्यादा है तो तुम मुझे आंकड़े दे देना, मैं अपने को सुधार लूंगा। और ओपन फॉर ऑल में अगर ये महिलाएं नहीं है, कोई किसी घर में काम करती हुई महिला, कोई पत्थर तोड़ती महिला, कोई खेत में काम करती महिला, कोई जानवरों का चारा काटने गई महिला, कोई जो है शिक्षा से वंचित महिला, कोई घर में कैद कर दी गई महिला, बाहर पढ़ने नहीं जाने देने का माहौल है आपके समाज में, और जो सबसे आखिरी पायदान पर बैठी महिला है उसको आप 33% रिजर्वेशन दे करके कैसे सुनिश्चित करेंगे?